everyone, this is Divya. Welcome to तक्षशिला NGO क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक है ज्योमॉर्फिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो ज्योमॉर्फिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमॉर्फिक मोमेंट्स होते क्या है और इसके अंदर कौन से जो फोर्सेस है वो रिस्पॉन्सिबल है। ज्योमॉर्फिक मोमेंट्स है क्या पहले तो, फिर इसके अंदर हम आएंगे कि ज्योमॉर्फिक मोमेंट्स को जो कराते हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं वो क्या क्या है, और इन फोर्सेस के बारे में हम डिटेली समझेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं मोटा मोटा सा ऊपर कि ज्योमॉर्फिक मोमेंट्स के लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट देखिए तो हम इंडोजेनिक फोर्स को समझेंगे। इंडोजेनिक फोर्स क्या है, फिर हम सेकंड एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। अब ये वीडियो हमारी जो ये हमारा टॉपिक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले हम इंडोजेनिक फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और सेकंड जो एक्सोजेनिक फोर्स होगा वो हम दूसरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे इसको। तो आइए समझ लेते हैं ज्योमॉर्फिक मोमेंट्स है क्या। अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ क्रस्ट एंड इस सरफेस आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है या क्रस्ट है, वो क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, इवॉल्व या चेंज हो रहा है हमारे सरफेस में। तो हमारे जो सरफेस में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू वेरियस फोर्सेज इमिनेटिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस आर नॉन एज इंडोजेनिक फोर्सेस। जो हमारा अर्थ के मतलब जो इंटीरियर से लगता है फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक फोर्स। अब जो हमारे अर्थ के नीचे से हमारे अर्थ के क्रस्ट को क्या कर रही है, क्रस्ट में इम्पैक्ट डाल ली है, तो उसको हम बोलेंगे इंडोजेनिक फोर्सेस। अब एंड एज वेल एज अबव द अर्थ सरफेस आर नॉन एज एक्सोजेनिक फोर्स। अब एक्सोजेनिक फोर्स क्या है, जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर से हमारे काम कर रहा है, ऊपर से किसी भी सेडिमेंट या डिपोजिट्स को क्या कर रही है, बिगाड़ने या बनाने का काम कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो हम इसके बारे में डिटेली जानेंगे। तो हम समझ लेते हैं आगे स्लाइड में। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें तो हमारा जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में क्या देख रहे हैं, अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को देख रहे हैं। हमारे पास अलग अलग हमारे अर्थ में क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो पहले ये क्या था, अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक की बात करें तो पहले हम इसको एक लैंड मास के रूप में देखेंगे जिसे हम पेंजिया बोलते थे या पेंजिया बोलते हैं, पेंजिया। और जो इसके पास महासागर था, जो सागर था, वो सिर्फ एक ओशियन बॉडी थी जिसको हम पैंथलासा के नाम से जानते हैं। पैंथलासा। अब क्या हुआ, जो हमारा जो लैंड मास है पेंजिया, वो टू पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। टू पार्ट्स में क्या हो गया, एक ऊपर जो था, जो ऊपर डिवाइड हुआ, जो ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, उसको हम जो नॉर्थ की ओर हुआ, उसको हम क्या हमने नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो साउथ की ओर शिफ्ट हुआ उसको हमने नाम दिया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड।
तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे समय के साथ हमारी जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे चेंज हुई है। पहले जो ये लैंड मास एक था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नाम से। फिर जो अंगारा लैंड है वो भी उसका भी डिवाइडेशन हुआ समय के साथ चलते चलते। तो इसका ऊपर में बना नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे यूरेशिया वाला पार्ट, और जो साउथ एरिया में है इस साइड बना साउथ अमेरिका, और यहाँ पे अफ्रीका, और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसको हम कह सकते हैं कि ये इससे बे बना था। तो धीरे धीरे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारी जो पृथ्वी है वो इवॉल्व कर रही है, हमारी पृथ्वी चेंज कर रही है। तो ये चेंज जो हो रहा है उसके लिए कौन से कारक या कौन सा रीज़न है जिस वजह से हमारी पृथ्वी चेंज कर रही है, हमारी पृथ्वी का सरफेस जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है। तो हम समझ लेते हैं, जैसे हाँ एक एग्जांपल के लिए और लूँ तो क्या हो सकता है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो यहाँ पे अरावली माउंटेन है, अरावली रेंज है, अगर इसको हम मिलियंस ईयर्स या थाउजेंड्स ईयर्स बैक देखें तो क्या हो सकता, क्या हम ये भी तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा अरावली माउंटेन था उसकी हाइट क्या पता आज का जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी उसकी हाइट ऊंची हो। लेकिन अभी क्या है, इरोड माउंटेन है या ओल्ड रेजिडुअल माउंट है, यानी कि क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। अभी ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। तो इससे हम बैक देखें तो ये भी मतलब इसका इरोजन या इरोड नहीं हुआ पहले, और जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, आज के मुकाबले हाई होगी या ऊंची होगी। तो ये धीरे धीरे समय के साथ क्या आया, इसमें चेंज आया, और आज हम इसको देखें तो आज ये क्या है, एक ओल्ड रेजिडुअल माउंट है या एक अवशिष्ट पर्वत है जो घिस चुका है या इरोड हो चुका है। तो हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, समय के साथ इवॉल्व कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये चेंज के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इसको हम देखेंगे और उन फोर्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। हाँ, तो फोर्स को समझने से पहले हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड्स इसमें यूज़ होंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे है जियोमॉर्फिक जो वर्ड है वो क्या है। जियोमॉर्फिक हम किसे बोलते हैं, तो मैं पहले बता दूं कि रिलेटिंग टू द फॉर्म ऑफ द लैंडस्केप एंड अदर नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसमें क्या है, नेचुरल फीचर्स है, और जो लैंडस्केप है मतलब कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे क्या है, प्लेन्स एरिया है। तो ये अलग अलग जो हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर है वो उसको हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक। जैसे यहाँ जियोमॉर्फिक वर्ड से देखने को मिल रहा है कि जियो मीन्स हम जानते हैं कि क्या होता है, अर्थ, और मॉर्फिक का मीन्स होता है फॉर्म। जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में है, कैसे है, हमारा जो यहाँ पे कहीं पे माउंटेन है, प्लेटो है, मैदान है, और अदर नेचुरल फीचर्स है, वो इसके अंदर आते हैं, या उन्हीं नेचुरल फीचर्स और लैंडस्केप को हम जियोमॉर्फिक नाम देंगे या जियोमॉर्फिक नाम से जानते हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या है, लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस मासेस, और या फिर ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, करंट एक्सेट्रा। अभी जितने भी एजेंट्स हैं, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, ग्लेशियर्स, विंड, वेव, करंट, ये क्या है, एक एजेंट्स हैं जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को कंटिन्यू कराती है, या उनको क्या करती है, एक सर्कल बनाने का काम करती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को कंटिन्यू रखती है। जैसे यहाँ पे हमने एक रिवर ले लिया, ठीक है, और ये रिवर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई डिपॉजिट्स है, तो डिपॉजिट्स को क्या करेंगी, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी रिवर, और इरोड करेगी, पहले इरोजन करेगी और फिर ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये जो भी ट्रांसपोर्ट रिमूव का काम कर रही है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, या उसको ले जाने का काम कर रही है, तो ये क्या करते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स के द्वारा होता है।
चाहे वो रनिंग वाटर हो या ग्लेशियर्स हो या विंड हो। तो ये क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स है जो रिमूव का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, इसको एक जगह से दूसरी ओर ले जाने का काम करती है। तो अगला हम देखेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। Physical and chemical process that take place on the earth's surface like folding, faulting, weathering, erosion due to endogenic and exogenic forces। अब ये जो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, इसकी वजह से जो अर्थ के स्ट्रक्चर में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इस चेंजेस में फोल्डिंग भी हो सकता है, फोल्डिंग भी हो सकता है, वेदरिंग या इरोजन जैसी चीज़ें क्या होंगी, अर्थ के स्ट्रक्चर पे चेंजेस या इवॉल्व करेगा अर्थ, तो इसको क्या बोलेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जैसे देखिए हमने जियोमॉर्फिक पढ़ा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या हमने जियोमॉर्फिक एजेंट्स को समझा, फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस को। तो वैसे क्या आप नीचे आप समझेंगे जियोमॉर्फिक मोमेंट्स क्या है। जो जियोमॉर्फिक मोमेंट्स क्या है कि जो अर्थ के सरफेस में जितना भी चेंज हो रहा है, अर्थ जो चेंज कर रहा है, जो भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है, वो क्या है, जो जियोमॉर्फिक मोमेंट्स है, जो अर्थ के स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, अर्थ के जितने भी अर्थ में लैंड मास है, रिलीफ फीचर्स है, लैंड फॉर्म्स है, उनका मूवमेंट्स करा रही है उनको, या उनमें जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे, जियोमॉर्फिक मोमेंट्स के अंदर। अब हम इसका डिवाइडेशन देख लेते हैं। जो जियोमॉर्फिक मोमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है इंडोजेनिक और सेकेंड है एक्सोजेनिक फोर्स। अब इंडोजेनिक फोर्स को भी 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर रखा है, जो है डायस्ट्रॉफिज्म और सडन फोर्स। सडन फोर्स के अंदर आता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो, और डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर आएगा एपेरोजेनिक और ओरोजेनिक। एपेरोजेनिक को भी 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर रखा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स। और ओरोजेनिक के अंदर आता है यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन। अब इसको हम एक एक करके डीपली देखेंगे, अभी बस ऊपर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे इंडोजेनिक फोर्स, क्योंकि ये वीडियो इंडोजेनिक फोर्स के ऊपर है, तो हम पहले इंडोजेनिक फोर्स को देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो इंडोजेनिक फोर्स है वो है क्या। अगर इसके रूट वर्ड की बात करें तो इंडो का मीन्स है इनसाइड से, इनसाइड। और जेनिक का यहाँ पे मतलब है ओरिजिन। तो ऐसे फोर्स जिसका ओरिजिन जो कहाँ से क्रिएट हो रहा है, कहाँ से, जिसका ओरिजिन कहाँ है, अर्थ का इंटरनल पार्ट या अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्स क्या लग रहा है, क्या कर रहा है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से वो फोर्स क्या है, लग रहा है, उसको हम इंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, तो सरफेस के नीचे से जो फोर्स लग रहा है और सरफेस के ऊपर की चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंडोजेनिक फोर्स, जो सरफेस के नीचे से लग रहा है, तो इसको हम इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब वैसे ही हम समझिए एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। एक्सोजेनिक फोर्स के रूट वर्ड पे देखिए तो यहाँ पे एक्सो का मीन्स होता है आउटसाइड, जेनिक का मीन्स वही ओरिजिन। तो ऐसे फोर्स जो अर्थ के आउटर साइड से लग रहा है, अर्थ के सरफेस से बाहर से चीज़ें क्या कर रही है, चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही है। अब जैसे जो एक्सोजेनिक फोर्स है, क्योंकि ये क्या करती है, मतलब कि अर्थ के सरफेस के जितने भी अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म्स है, रिलीफ फीचर्स है, उसको बिगाड़ने का काम करती है ज़्यादातर। अब ये बिगाड़ने का काम करेगी तो इस वजह से इसका नाम दे रखा है डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। क्योंकि ये क्या करती है, अर्थ में जितने भी लैंड फॉर्म्स है उसको बिगाड़ने का काम करती है। जैसे इसमें क्या आता है, वेदरिंग आता है, जो वेदरिंग फिजिकल होता है, केमिकल होता है और बायोलॉजिकल के रीजन से होता है। और जो इरोजन है वो आइस से होता है, रिवर वाटर, सी, विंड, अंडरग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है।
तो इरोजन जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो क्या करती है ज़्यादातर अर्थ के सरफेस को, अर्थ के सरफेस में जो बना स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादातर बिगाड़ने का काम करती है। हम इसका हाँ जैसे डिपोजिशनल वर्क होता है तो उसमें क्या होता है कि ये कई लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन करती है और अलग अलग लैंड फॉर्म्स को बनाती है। तो वहाँ पे तो ये बनाने का काम करेगी, लेकिन फिर भी इसको हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अब वैसे ही इंडोजेनिक फोर्स अलग अलग सरफेस पे अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, पर्वतों का निर्माण करती है, ट्रेंच और फॉल्ट का निर्माण करती है। तो अलग अलग रिलीफ फीचर्स और लैंड फॉर्म्स का जो क्रिएशन और फॉर्मेशन करती है, इस वजह से इसको हम कंस्ट्रक्टिव फोर्स कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव फोर्स से हम इसको इंडोजेनिक फोर्स को जानते हैं। तो हमने इसका बेसिक या रूट वर्ड देख लिया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जो इंडोजेनिक जो फोर्स है इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। अब यहाँ समझ लेते हैं कि इंडोजेनिक जो फोर्स है इसके पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है। द फोर्स बिहाइंड इंडोजेनिक मोमेंट्स, मतलब इंडोजेनिक जो मोमेंट्स हो रहा है उसके पीछे कौन सा फोर्स है जो इंडोजेनिक मोमेंट्स करा रहा है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिहाइंड फोर्स दैट ड्राइव इंडोजेनिक मोमेंट्स इज अर्थ इंटरनल हीट। अब जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इस इंडोजेनिक मोमेंट्स के पीछे वो क्या है, अर्थ की इंटरनल हीट है। अर्थ के इंटरनल हीट के वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, इंडोजेनिक मोमेंट्स जो मेन फोर्स है। डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अमॉन्ग वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ गिव राइज टू डेंसिटी डिफरेंसेस एंड डेंसिटी डिफरेंसेस गिव राइज टू कन्वेक्शनल करेंट्स। अब क्या है, जो हमारे अर्थ की अलग अलग लेयर्स है, जैसा कि हम जानते हैं हमारी अर्थ की क्या है, अलग अलग लेयर्स है। अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग डेंसिटी है और अलग अलग प्रेशर रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पृथ्वी में हम नीचे की ओर अगर बढ़े तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। हर एक लेयर में क्या होता है, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट होता है, कन्वेक्शनल करंट। अब कन्वेक्शनल करंट है क्या, इसे समझ लेते हैं। कन्वेक्शनल करंट क्या है, जैसे क्या है हमने पढ़ा कि जो हमारा अर्थ के अलग अलग लेयर्स हैं, तो ये हमारा जो मेंटल वाला पार्ट है यहाँ क्या है, कन्वेक्शनल करंट जनरेट होती है। कन्वेक्शनल करंट जो अपने साथ लावा या मैग्मा को लेके आती है वो सरफेस की और क्रस्ट सरफेस की और जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसकी और लेके आके और लिथोस्फेरिक प्लेट को क्या करती है, उसको मूवमेंट कराने का काम करती है। अब जो ये कन्वेक्शनल करंट है इसका जो मोमेंट होता है या इसमें जो सर्कल जो बनता है जो ऊपर की ओर, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक सर्कल बना रही है और इसका एक अलग से सर्कल चलता है और इसका मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट हम कह सकते हैं कि अर्थ क्या करती है, रोटेशन का कार्य करती है और जिससे रोटेशन करती है तो इससे एक फोर्स जनरेट होता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और इसी कोरियोलिस फोर्स के वजह से क्या होता है, हमारे जो अर्थ के नीचे क्या है, कन्वेक्शनल करंट है, वो मूवमेंट करती है। अब जैसे कन्वेक्शनल करंट ऊपर आएगी तो इससे ही वॉल्केनिक इरप्शन होगा, अर्थक्वेक होगा, प्लेटें आपस में टकराएंगी, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी और यहाँ पे रिज का फॉर्मेशन होगा, ट्रेंच का होगा और क्या होगा, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, कन्वेक्शनल करंट। और इसके अलावा जो इंडोजेनिक फोर्स को बनाने के लिए या इंडोजेनिक फोर्स कराने के लिए जो कारक है उसे हम रेडियो एक्टिव फोर्स कह सकते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं पृथ्वी के में जो क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर एनर्जी क्रिएट करते हैं।
अब पृथ्वी के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने भी बात की कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें अलग अलग लेयर्स है और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। इन्हीं टेम्परेचर और डेंसिटी प्रेशर डिफरेंस की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीके करते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जिससे एनर्जी का फ्लो होता है और मेंटल से मैग्मा का फ्लो ऊपर की ओर होता है, जिससे लिथोस्फेरिक प्लेट में हलचल होती है, या लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती है वो आपस में टकराएगी या ऐसे एक दूसरे से डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगा प्लेटों का। तो ये मूवमेंट चलता रहता है। आगे स्लाइड में हम देखें तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोजेनिक मूवमेंट्स। हमने जैसे कि अभी हमने समझा कि इंडोजेनिक फोर्स है और एक्सोजेनिक फोर्स है, और इंडोजेनिक फोर्स में हमने डिवाइड करा, जैसा कि हम यहाँ देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है, हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे इंडोजेनिक है और एक्सोजेनिक। एक मिनट, इंडोजेनिक मूवमेंट्स है और एक्सोजेनिक मूवमेंट है। इंडोजेनिक को हमने 2 पार्ट्स में देखा। इंडोजेनिक को हमने 2 पार्ट्स में देखा, डायस्ट्रॉफिज्म और सडन मूवमेंट। हाँ, डायस्ट्रॉफिज्म और सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में हमने देखा अर्थक्वेक, वॉल्केनो। तो अब हम इंडोजेनिक फोर्स को 2 पार्ट्स में हम देखेंगे यहाँ डायस्ट्रॉफिज्म में, मतलब डायस्ट्रॉफिज्म को समझेंगे आगे। हम यहाँ देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोजेनिक मूवमेंट्स। यहाँ देखिए, इंडोजेनिक मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू डायस्ट्रॉफिज्म एंड सडन मूवमेंट्स। अब डायस्ट्रॉफिज्म क्या है और सडन मूवमेंट्स क्या है? डायस्ट्रॉफिज्म रिफर्स टू डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ सरफेस। क्या करती है? डिफॉर्म करती है अर्थ के क्रस्ट को, अर्थ की सरफेस को। एक मिनट। तो डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है? एक स्लो मूवमेंट है ये, बहुत ये ग्रेजुअल होता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि रात को सोए और सुबह कोई माउंटेन उठा हुआ दिख गया। तो ये क्या होता है, एक स्लो मूवमेंट होता है। जैसे हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है, लिथोस्फीयर है हमारा अर्थ का क्रस्ट का, मतलब अर्थ के ऊपर का जो है वो लिथोस्फेरिक जो प्लेट है, वो लिथोस्फीयर हमारे अलग अलग प्लेटों में डिवाइड है। और प्लेटें क्या करती है, मूवमेंट करती है, लेकिन उसका लेकिन वो उस मूवमेंट का, उस हलचल का हमें महसूस ही नहीं होता है। तो ये बहुत स्लो मूवमेंट है, जिससे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है, इतना स्लो मूवमेंट्स होता है कि हमें पता नहीं चलता, या हम उसे फील नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें किसके अंदर आएंगी? डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स के अंदर। अब ऑन द अदर हैंड, सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, अ वेरी शॉर्ट पीरियड। मतलब ये ऐसे इसके अंदर वो फोर्स ऐसे फोर्स आते हैं जो बहुत सडन इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अर्थ का सरफेस है, अर्थ के नीचे से ऐसा फोर्स लगे कि जो सीधे अर्थ के ऊपर चीज़ों को सडनली इम्पैक्ट करे, जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है। तो ये किसके अंदर आ रहा है? सडन इंडोजेनिक फोर्स के अंदर, जो सडन इफेक्ट करती है चीज़ों को। अब हम आगे देखेंगे एपेरोजेनिक फोर्सेस और ओरोजेनिक फोर्सेस, क्योंकि इंडोजेनिक जो हमने पढ़ा था अभी, इंडोजेनिक फोर्स, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था एपेरोजेनिक और दूसरा था ओरोजेनिक। एपेरोजेनिक को जैसे हमने समझा कि क्या है, कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग फोर्स है। और जो ओरोजेनिक है वो क्या है,
माउंटेन बिल्डिंग फोर्स या माउंटेन फॉर्मिंग फोर्स। अब ये क्या है, इसको हम डिटेली समझ लेते हैं। एपेरोजेनिक प्रोसेस, एपेरो का मीन्स है यहाँ पे कॉन्टिनेंट, जेनिक का मीन्स है फॉर्मेशन। इन तो यहाँ ऐसे ये एपेरोजेनिक प्रोसेस का मीन्स है कि ऐसा प्रोसेस जो कॉन्टिनेंटल को बिल्ड कर रहा है, कॉन्टिनेंटल को फॉर्मेशन का काम कर रहा है। इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट ऑफ वार्पिंग ऑफ लार्ज involving uplift or warping of large parts of the earth's crust. सिंपल डिफॉर्मेशन, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स। क्या है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स है, और क्या है जिससे हमारा कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, अपलिफ्ट होता है और वॉर्पिंग होता है। अब अपलिफ्टमेंट क्या है, वॉर्पिंग क्या है, इसके आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओरोजेनिक क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा, एपेरोजेनिक जो प्रोसेस है उसके अंदर कॉन्टिनेंटल का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही जो ओरोजेनिक फोर्स है वो क्या है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स, यानी कि इससे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ओरो का मीन्स जो यहाँ पे इसके रूट वर्ड में देखें तो यहाँ ओरो का मीन्स होता है माउंटेन, और जेनिक का मीन्स है फॉर्मेशन। तो ऐसे फोर्स जिसका जो माउंटेन को फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम एपेरोजेनिक और कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मोमेंट्स को देखेंगे। एपेरोजेनिक और कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मोमेंट्स जो है वो क्या है, एक रेडियल मोमेंट्स है, जो रेडियस क्या करती है, रेडियस के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। जैसे हम किसी यहाँ पे सेंटर को ले लें और इस सेंटर की अगर हम जा रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, सबसिडेंस। यानी कि कोई लैंडफॉर्म ऐसे था, अब क्या हो चुका है, वो नीचे की ओर इस तरह हो चुका है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सबसिडेंस। अब इसके अपोजिट अगर कोई हमारा ये सेंटर है, सेंटर से कोई ऊपर की ओर, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर अगर कोई ऐसी लैंड मास जा रहा है और इस तरह का लैंड फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपलिफ्टमेंट। तो ये क्या है, जो एपेरोजेनिक के कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मोमेंट्स है वो क्या करता है, एक रेडियस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। और आगे हम समझ लेते हैं ओरोजेनिक को, नहीं सॉरी, अब जो अपलिफ्ट है और सबसिडेंस है वो है क्या, उसके बारे में देखते हैं। Raised beaches, elevated wave-cut terraces, sea caves, and fossiliferous beds above sea level are evidence of upliftment. जो भी हमारे सी लेवल्स के ऊपर हमारे जो भी उठा हुआ भाग हमें देखने को मिलता है वो क्या है, एक एविडेंस है अपलिफ्टमेंट का। जैसे कि डायस्ट्रॉफिज्म हम देख चुके हैं। डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर क्या आता है, अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस। अब जो अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस होता है, ये जो डायस्ट्रॉफिज्म फोर्स है ये क्या कराती है, जैसे कोई ये लैंडफॉर्म है तो उसको उठाने का काम करती है, कहीं पे उठा देती है जिसे हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं, और कहीं पे ये नीचे सबडक्ट कर देती है जिसको हम सबसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ क्या है, जितने भी रेस्ड बीचेस है और वेव कट टेरेसेस हैं, सी केव्स हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एविडेंस है अपलिफ्टमेंट का। सेवरल प्लेस विच वर ऑन द सी, जो भी मतलब प्लेसेस हैं, जितने भी उठे हुए भाग है, अपलिफ्टेड एरिया है, वो पहले क्या थे, सी लेवल के या समुद्र के अंदर रहा करती थी वो चीज़ें, मतलब जो लैंड फॉर्म है उसका अपलिफ्टमेंट हुआ। तो आज क्या है, वो आज प्रेजेंट में हमें उठा हुआ जो भाग दिख रहा है वो ऊपर की ओर है, जिसे हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं। और इंडिया की बात करें,
In India, raised beaches occur at several places along the Kathiawar, Nellore, and Tirunelveli coast. For example, Koriyanga near the mouth of the Godavari, Kaviripatnam in the Kaveri Delta, जो कि कावेरी डेल्टा में है, कोरकोई on the coast of तिरुनावली, जो कि तिरुनावली में है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है अफ्लिपमेंट की, जो अलग अलग जगह पर क्या है अफ्लिप्टेड हुए हैं। आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमने अफ्लिपमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सबसिडेंस के बारे में कि सबसिडेंस है क्या। Submerged forest and valleys as well as buildings are evidence of subsidence। जो सबमर्ज्ड वैली फॉरेस्ट है, वैलीज है और बिल्डिंग्स है, वो क्या है, एविडेंस है सबसिडेंस का। In 1819, a part of the run of Kutch was submerged as a result of an earthquake। 1819 में क्या हुआ कि अर्थक्वेक की वजह से जो रन ऑफ कच्छ का पार्ट है वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, जो कि एक अभी प्रेजेंट में क्या है, जो एविडेंस है सबसिडेंस का। प्रेजेंस ऑफ पीट एंड लिग्नाइट बेड्स बिलो द sea level in the Tirunelveli and the Sundarbans is an example of subsidence। जो प्रेजेंट टाइम में यूजुअली हम लैंड सरफेस में देखते हैं पीट और लिग्नाइट रॉक्स, वो हमें कहाँ देखने को मिल रही है, सुंदरबंस और तिरुनावली में सी लेवल के नीचे। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जो एरिया अभी जो सबसे डेंस हो चुका है, वो पहले क्या होता होगा, ऊपर होता होगा, सी लेवल के ऊपर, जो अभी वर्तमान में जहाँ हमें पीट और लिग्नाइट बेड्स या ये जो पीट और लिग्नाइट रॉक्स है वो देखने को मिल रहा है। और एक एग्जाम्पल यहाँ और कह सकते हैं, यहाँ पिक्चर पे दिख रहा है जो येलो कलर का, ये क्या है, म्यांमार में अराकान युमा पर्वत, जो ये माउंटेन है, जो येलो कलर पे देख रहे हैं, जो ये एरिया क्या हो रखा है, सबडक्ट हो रखा है सी लेवल के नीचे। अब सी यहाँ से इसका जो नीचे जो पार्ट आते आते अंडमान जो सी है, वहाँ से अंडमान सी है, ये क्या हो चुका है, सबडक्ट हो चुका है या सबसिडेंस हो चुके हैं। तो यहाँ का जो पार्ट है वो जो उठा हुआ पार्ट है वो क्या है, अंडमान निकोबार है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है सबसिडेंस का। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमने अभी एपेरोजेनिक मोमेंट्स को पढ़ा, जिसके अंदर क्या आया, अफ्लिपमेंट और सबसिडेंस आया। अफ्लिपमेंट जो लैंडफॉर्म ऊपर की ओर उठ जाता है और उसको उठे हुए भाग को हम बोलेंगे अफ्लिपमेंट, और सबसिडेंस जो लैंडफॉर्म है उसका धसा हुआ भाग या जो सबडक्ट हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं सबसिडेंस। वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे जो ओरोजेनिक मोमेंट्स है या जिसको हम माउंटेन फॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं, वो क्या है। In contrast to aperogenic moments, the orogenic moments is complicated due to the convergence of tectonic plates। ये क्या है, जो हमने अभी एपेरोजेनिक मोमेंट्स या कहे कि कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मोमेंट्स जो हमने पढ़ा, उससे थोड़ा अलग और उससे थोड़ा डिफरेंट या कहे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स का। अब इसमें क्या होता है कि जो जैसे हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है, लिथोस्फीयर कहे कि जैसे हमारा ये अर्थ अलग अलग लेयर में क्या है, डिवाइड है। तो हमारे लिथोस्फीयर में मेंटल का अपर मेंटल आता है और क्रस्ट का पूरा हिस्सा, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयरिक प्लेट, लिथोस्फीयर। अब जो इसमें अलग अलग, जैसा कि हम जानते हैं हमारा लिथोस्फीयर जो है वो अलग अलग प्लेटों में डिवाइड है, जो कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, उसमें मूवमेंट पाया जाता है। तो जो मूवमेंट होता है वो प्लेटों में कन्वर्जेंट कराता है, मतलब कि दोनों प्लेटें आपस में अभिसरण करती है और अपसरण करती है। इस वजह से क्या होता है, कहीं कहीं पे ट्रेंच, कहीं माउंटेन वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक जैसे घटनाएं होती है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ दिख रहा है लिथोस्फीयर जो यहाँ है, ये प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही है, और जो यहाँ पे डेंस वाली प्लेट है, यानी कि जो जिसका घनत्व ज्यादा है, वो नीचे की ओर
सबडक्ट कर रही है, और जिसका घनत्व कम है यानी कि जो लो डेंसिटी का है वो ऊपर की ओर आएगी। और इस तरह ये क्या किसका फॉर्मेशन कर रही है, माउंटेन का फॉर्मेशन कर रही है, ट्रेंच का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये क्या है, प्लेटों का इस तरह प्लेटों का अभिसरण अपसरण होने की वजह से क्या होता है, माउंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा ओरिजेनिक माउंटेन यानी कि माउंटेन फॉर्मिंग फोर्स था। इसके अंदर जैसे ये दो प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें आपस में क्या कर रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया अभिसरण कर रही है। तो यहाँ से ये प्लेटें नीचे गई और ये ऊपर आई, इस तरह से यहाँ पे इसने माउंटेन का फॉर्मेशन किया धीरे धीरे, और ट्रेंच का फॉर्मेशन किया। फिर जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट से दूर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है, और इस वजह से क्या होगा, यहाँ कटक का फॉर्मेशन होगा, या ज्वालामुखी भी हो सकता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो ऐसे इस ओरिजेनिक जो हमने पढ़ा अभी, ओरिजेनिक क्या करते हैं, माउंटेन फॉर्मिंग फोर्स है, जो माउंटेन का फॉर्मेशन करता है। तो ये था आज का टॉपिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एक्सोजेनिक जो फोर्स है उसके अंदर कौन से कारक है जो काम करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो हम वो उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।